हेलो फ्रेंड, मैं जसवीर भारद्वाज आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपीएससी सी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023। तो जैसा कि आपको पता है 2023 पेपर में सी सेट में काफी सारी प्रॉब्लम आई बच्चों को। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि बच्चों ने सी सेट में प्रैक्टिस नहीं की या बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते थे। अगर आप थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जानते हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिन पे आप फोकस करते तो 5 to 10 सेकंड में आराम से कर सकते थे। ठीक है, सी सेट सारा का सारा ट्रिक का खेल है। आपको बस पता होना चाहिए कि एग्जाम को कैसे सॉल्व करना है। सारा का सारा सिस्टम यहीं पे डिपेंड करता है ना। तो उस बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है फॉर एनी चॉइसेस ऑफ द वैल्यू एक्स वाई जेड 6 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाई। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 7 and 11 ओनली, 11 and 13 ओनली, 7 and 11 ओनली, 7, 11, 13। ठीक है, जैसे अगर ये क्वेश्चन मुझे करना हो मैं विद इन 2 सेकेंड आंसर डी ऑप्शन लगाऊंगा और आगे चला जाऊंगा। तो इसके लिए आपका कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है कि कोई भी नंबर 3 डिजिट नंबर अगर 2 टाइम आता है तो वो कैसे आएगा। एक्स वाई जेड का जब हम 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा एक्स वाई जेड। मीन्स दैट कोई भी 3 डिजिट नंबर 2 टाइम लिखा गया है तो उसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स वाई जेड और 1001, है ना। तो 1001 के आप फैक्टर देखोगे तो वो होते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13। ये 3 प्राइम नंबर है। 7 इंटू 11 इंटू 13 का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, 1001। ठीक है, मीन्स दैट कोई भी 3 डिजिट नंबर अगर 2 टाइम लिखा हुआ है तो वो ऑलवेज 7, 11, 13 से डिवाइड होगा। और वो हमेशा इनका आपस का जो मल्टीप्लाई होता है उससे भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपको 1 सेकंड के अंदर पता चल गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है, 7, 11 एंड 13। क्लियर है। तो आप देखिए, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप विद इन 2 और 3 सेकंड आंसर लगा सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहां पे कह रहा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट ऑफ नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 क्लियर सच दैट odd digit occupy odd position and even digit occupy even position, है ना। अब देखिए, आप अगर काउंट करोगे 2 4 6 8, हमारे पास टोटल कितने डिजिट हैं भाई, 8 डिजिट हैं, है ना। 8 डिजिट कौन कौन है, देखो उसमें 1 1 है, 3 3 है, और कौन है, 2 2 है, 4 4 है। मींस दैट हमारे पास 4 क्या है, इवन डिजिट हैं, और 4 क्या है, ओड डिजिट है। ठीक है, ये कह रहा है ओड प्लेस पे ओड डिजिट आए और इवन प्लेस पे इवन डिजिट आए। सही बात है। तो आपको जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके 2 रूल होते हैं, एक एडिशन रूल और एक मल्टीप्लीकेशन रूल। एडिशन रूल कब लागू होता है, जब चीजें इंडिपेंडेंट होती हैं। मल्टीप्लाई रूल कब लागू होता है, जब चीजें डिपेंड करती हैं। तो हम यहाँ पे एक 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना चाह रहे हैं जिसमें 4 प्लेस इवन है और 4 प्लेस ओड है। तो वो जब ऐसा नंबर हम फॉर्म करेंगे तो वहां पे कौन सा मल्टीप्लाई वाला रूल लागू होगा। तो आप देखिए, जब 4 ये 1 1 3 3 जब आप रखोगे तो 4 प्लेस है, 4 डिजिट है, तो हम 4 फैक्टोरियल तरीके से इनको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 1 1 1 जो है 2 टाइम है, सेम है, तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और क्योंकि 3 3 3 2 टाइम है, सेम है, तो हम 2 फैक्टोरियल से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें 8 डिजिट नंबर लिखना है तो इनटू, फिर इन 4 इवन प्लेस को भरने के लिए क्या होगा, 4 प्लेस है, 4 डिजिट है, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से मैं इसको फिल कर सकता हूं। वहां पे आप देखो जो 2 है, 2 टाइम लिखा हुआ, सेम डिजिट लिखा हुआ है, तो हम डिवाइड करते हैं, तो 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड करा। फिर 4 2 टाइम सेम डिजिट है, 2 टाइम है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब क्योंकि ये सॉल्व करके दिया गया है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। आपको पता होगा 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 24। 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2, और 2 फैक्टोरियल होता है 2, और 2 फैक्टोरियल 2।
2 से 2 कैंसिल, 2 से कैंसिल करा 2, तो 2 इंटू 3 6, ये इंटू आ जाएगा। तो ये भी सेम आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल करा, 2 से 2 कैंसिल, 2 पे कैंसिल करा इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा 6। तो 6 इंटू 6 क्या होगा भाई 36। तो कितने तरीके से हम 8 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं 36, सच दैट odd digit occupy odd place and even digit occupy even place। क्लियर है? अब देखो इसमें भी हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए 10 से 15 सेकंड लगे। अगर आपको खुद करना हो तो इसमें मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे ये कह रहा है कि A, B and C working independently can do a piece of work in 8, 16, 12 days respectively. A alone work on Monday. Clear? B alone work on Tuesday. C alone work on Wednesday. D फिर अगेन A alone again work on Thursday and so on. Means that वे alternate work कर रहे हैं, फर्स्ट डे A, फिर सेकंड डे B, फिर सेकंड नेक्स्ट डे C, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस टाइप से क्या है एक सर्कल चलेगा, है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले बेसिक अगर कंसेप्ट आता है तो विद इन 4 और 5 सेकंड आप आंसर कर सकते हो। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट अजप्शन, है ना, कथन वाला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट वाला, है ना। तो इसको और ध्यान से करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए कितने दिन में करता है 8 डेज में किसी भी काम को करता है, बी जो है उसे 16 डेज में करता है, और सी जो है 12 डेज में करता है। तो फर्स्टली आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि वो वर्क है कितना, है ना। तो टोटल वर्क को हम क्या करेंगे भाई, वो एलसीएम को टोटल वर्क सपोज करेंगे, है ना। एलसीएम के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो बड़ा नंबर है उसके सारे फैक्टर लिख दो, है ना। बड़े नंबर के मैंने फैक्टर लिखे 4 इंटू 4, फिर उससे छोटा नंबर लिखा 12, 12 क्या है 4 इंटू 3, 4 लिखा हुआ है 3 और लिखा, फिर नेक्स्ट क्या है 4 इंटू 2, तो वो इसमें आ गया। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 4 इंटू 3 48। टोटल वर्क कितना है भाई हमारे पास 48, है ना। और 48 वर्क आप ऐसे सपोज कर सकते हो कि मेरे पास 48 लड्डू है, उनको 8 डेज में फिनिश करता, तो 1 डे, यानी कि ये एफिशिएंसी आता है यहाँ पे। तो ए एक दिन में कितने लड्डू खा पाएगा 6, बी एक दिन में कितने लड्डू खा पाएगा 3, सी एक दिन में कितने लड्डू खा पाएगा 4। सही बात है। तो यहां देखो ए ने फर्स्ट डे काम करा, फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे क्या है भाई मंडे है, फर्स्ट डे, है ना। वहां पे उसने कितना काम किया 6। क्लियर? फिर बी ने सेकंड डे कितना काम करा भाई 3, फिर सी ने थर्ड डे कितना काम करा 4, है ना। ये मंडे था, ट्यूसडे था, फिर वेडनेसडे था। सही बात है। अब आप ऐसे ही सर्कल चलेगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, इसी टाइप से ये सर्कल रिपीट होता रहेगा। तो इसको आसानी से करने के लिए हम देखेंगे 1 2 3, तो 3 डेज का टोटल वर्क देख लेंगे हम। 3 डेज का टोटल वर्क कितना है 13, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 डेज में फिर 13, फिर उससे नेक्स्ट 3 डेज में फिर 13 काम होगा। तो इस टाइप से ये रिपीट होता रहेगा। तो आप क्या करो 13 का टेबल 48 तक पढ़ना है, 48 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। तो 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, वो ज्यादा हो जाएगा। तो 3 तक इसका टेबल पढ़ेंगे, तो बोथ साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डेज में हमारे पास कितना काम हुआ भाई 39। नेक्स्ट डे ए की बारी है, और वो दिन कौन सा है 10th डे, है ना। और 10th डे है तो वो कौन सा दिन होगा, एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, तो इसको 7 से डिवाइड करो, 3 रिमाइंडर, मींस दैट वो कौन सा दिन होगा वेडनेसडे। सही बात है। तो ए कितना काम करता है एक दिन में 6, तो इसमें प्लस 6 करोगे तो 45 काम 10th डे हो गया है। सही है। फिर देखो अगले दिन बी आया, कौन से दिन आया अभी 11th डे आया, है ना। तो 11th डे बी की काम कितना बाकी है 45 हो गया, काम कितना है 48, 3 यूनिट बाकी है। और बी एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट, यानी कि ये पूरा एक दिन लेगा 3 यूनिट काम करेगा और 48 काम हो जाएगा, है ना, कंप्लीट। और वो दिन कौन सा होगा थर्सडे होगा, थर्सडे।
है ना। तो अब देखो क्वेश्चन यहां तक हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला कह रहा है द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, बिल्कुल सही कह रहा है, थर्सडे को काम पूरा हुआ, पहले का सही है। दूसरा कह रहा है द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, लेकिन हमारा तो कौन सा दिन लगा, 11th डे कंप्लीट लगा है, तो सेकंड बात यहाँ पे स्टेटमेंट जो है गलत हो गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली। अब अगर आप देखो तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप आराम से कर पाओगे। अगर कंसेप्ट आपने बेसिक नहीं सीखा हुआ है तो ये आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, समझ आया होगा उम्मीद है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। जीरो ZERO इज रिटन एज CHUR, देन हाउ इज प्लेयर रिटन। अब आप देखिए विद इन 3 सेकेंड आंसर आ सकता है। कितने इजी क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सी सेट बहुत मुश्किल है, मैं IITN था, सी सेट की वजह से फेल हो गया। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। जब भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल क्या करना है कि जो अल्फाबेट दिया हुआ है उसकी नंबरिंग लिख दो उसके ऊपर, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो ZERO, इसको किसी कोड में बोला गया CHUR, है ना। तो देखो Z26, E5, R18, O15, फिर ये 3, ये 8 होता है, ये 18 है। अब देखो मान लिया आपको U नहीं पता है तो देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, STU, T20, तो U कितना हो गया 21, है ना। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे अगर आप देखोगे ये +3 है ना। फिर यहां पे आप देखोगे ये भी +3 है। फिर आपने ये देखा, ये भी क्या है, +3 है। ये आपने देखा तो ये भी क्या है, +3 है। विद इन 3 सेकेंड आपको आइडिया आ गया इनके नंबर लिखने से कि जो अल्फाबेट गिवन है उनमें +3 करते जाओ, अगला हमें जो कोड है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या, प्लेयर, PLAYER, ठीक है। तो P कितना 16, L कितना 12, A 1, फिर ये 25, फिर ये 5, R कितना 18। तो +3 करो, +3 करोगे तो 19, +3 करोगे तो ये 15, फिर +3 करोगे तो 1 और 3 4, फिर +3 करोगे तो देखो 16 के बाद वापिस 1 से शुरू हो जाता है तो ये 2 आ गया, फिर +3 करा तो ये 8 और +3 करा तो 21, है ना। तो 19 पे कौन होता है, S, फिर O, फिर D, फिर B, फिर H और U। अब आप देखो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर। क्लियर। 3 से 4 सेकंड में ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकता था। एनी डाउट। नेक्स्ट देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए ए इज ओल्डर देन बी, आप इसको जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। ए क्या है, बी से बड़ा है। फिर कह रहा है सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, तो सी और डी क्या है, दोनों सेम एज के हैं तो बराबर रख लेते हैं उनको। फिर ई इज द यंगेस्ट, ई इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट, ई क्या है, सबसे छोटा है। फिर कह रहा है एफ इज यंगर देन डी, एफ जो है आयु में डी से छोटा है तो इसका मतलब डी बड़ा हुआ। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, एफ इज ओल्डर देन ए, तो एफ क्या है, ए से बड़ा है। ठीक है, अब इनको एक लाइन में अरेंज करो, है ना। एक लाइन में जब आप अरेंज करोगे तो देखो ए से बड़ा कौन है, ए से छोटा बी, है ना। बी का आगे हमें पता नहीं, लेकिन ए से बड़ा कौन है, एफ है। क्लियर है। और एफ किससे छोटा है, डी से। एफ किससे छोटा है, डी से। और डी और सी क्या है, दोनों सेम एज के हैं। क्लियर है। अब देखो ये इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो यहां पे आप देखोगे मैंने थोड़ा सा इसको सही नहीं लिखा, हाँ ये साइन गलत लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे कहां गया, डी बड़ा है, डी बड़ा है तो ये ऐसे आएगा, डी बड़ा है ऐसे आएगा, है ना। तो ये इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब उल्टा लिख दिया, ये भी ये इधर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं भाई। ये जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ा होता है, तो ये इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिर कह रहा है ई इज द यंगेस्ट, यानी कि ई क्या है, सबसे
छोटा है ना। तो हमें क्या कहना था, हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर डिटरमाइंड द ओल्डेस्ट रिक्वायर्ड टू पर्सन, मतलब हमें बताना था कि सबसे अधिक उम्र किसकी है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पांचों की पांचों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ा। किसी एक स्टेटमेंट या किसी दो स्टेटमेंट या किसी तीन स्टेटमेंट के आधार पे हम आंसर नहीं लगा पाते, मुझे सारी की सारी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी, तो इसका आंसर था ऑल 5। क्लियर है। तो आपको जो जो गिवन स्टेटमेंट होती है वैसे वैसे आपने करते जाना है, आपका आंसर मिल जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ओड वन आउट, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ्स के इतने आसान हैं कि आप बड़े आराम से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपका टेक्निक सही है, आपको पेपर करने का तरीका अगर पता है, तो देखिए ये कह रहा है चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, तो अगर आप इन नंबर की तरफ ध्यान से देखो तो आपको ध्यान में आएगा कि ये प्राइम नंबर मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। What is prime number? The number which have exactly two factor, one and itself. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 6, 17, 19, 23, फिर 29, 31, 37, 41, 43, 47 and so on. क्लियर। 1 to 50 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15, और 1 to 100 कितने होते हैं, 21। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लेता आपसे कि 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है। तो 1 to 50 15, 1 to 100 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए 17 प्राइम नंबर है, 37 है, 47 है, 97 प्राइम नंबर है, 31, 41, 53, 63 सारे प्राइम नंबर हैं, 71, 73, 79, 83 सारे प्राइम नंबर हैं। तीन जो ऑप्शन देखे हमने, तीनों में क्या सारे प्राइम नंबर हैं। तो अगर मैं फोर्थ ऑप्शन में ध्यान से देखूं, आपको देखने में दूर से लगता है कि 91 प्राइम नंबर है, लेकिन 91 के आप फैक्टर करोगे 7 into 13, 91 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसका डिफरेंट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, क्योंकि इसमें एक नंबर कंपोजिट है, बाकी सभी ऑप्शन में सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे लास्ट ईयर यानी कि 2022 में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिया गया है। विद इन 3 और 4 सेकंड आप निकाल सकते हो। देखिए ये कह रहा है डिवाइड, ये कोई नंबर दिया सीरीज में और डिवाइडेड बाय 100 है ना। इसका मतलब क्या है कि आप अगर इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपको रिमाइंडर बताना है। 100 से डिवाइड करने का मतलब लास्ट 2 डिजिट निकाल लो आप, लास्ट 2 डिजिट है ना। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था नंबर ऑफ जीरो, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, 5 into 17 है, और ये क्या है 5 into 19 है, और ये क्या है 32 into 3। तो देखो 5 का पावर 2 और 2 का पावर 5 है ना। तो इसका मतलब इसके लास्ट में इस नंबर की जब मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या है, 2 जीरो आएंगी। और जब 100 से डिवाइड, बहुत बड़ा नंबर आएगा, और जब 100 से डिवाइड करोगे अगर लास्ट में 2 जीरो हैं तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड होगा, और कंप्लीट डिवाइड होगा तो नंबर रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो देखो ये भी आपका कई सारे कंसेप्ट से आ सकता है। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, रिमाइंडर 0। क्लियर है। मैंने इसको कैसे किया, नंबर ऑफ जीरो से। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, ये आपको गिवन है भाई, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो 2 है लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, तो 2 का पावर लिख दो। 2 का पावर क्या है, 9 into 7, 5, 3 और 1। एक टेक्निक तो क्या है कि सारे जो पावर में नंबर दिए हुए हैं इनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो 2 का साइक्लिसिटी है उससे डिवाइड करेंगे। 2, 3, 7, 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है। 4 साइक्लिसिटी का मीनिंग ये होता है कि हर एक 4 पावर के बाद 2 के केस में सेम यूनिट डिजिट आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, पावर को 4 से डिवाइड करा मैंने, 4 से डिवाइड करा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 4 2 जा 8, 1। फिर देखो 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 3, फिर 4 1 जा 4, तो ये 1, ये 3 और ये 1 मल्टीप्लाई करा अब मैंने इनका, तो देखो ये क्या आया,
2 का पावर 9। अब अगेन डिवाइड करो 4 से, जब तक छोटा नंबर ना आ जाए, 4 या 4 से स्मॉलर नंबर ना हो। तो अगेन डिवाइड करा तो क्या बचा यहाँ पे 1, तो 2 रेज टू पावर 1, तो 2 इज द यूनिट डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो आप देखेंगे कितना टाइम लग पा रहा है, 5-6 सेकंड मैक्सिमम, है ना। और सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, देखो ये कह रहा है इफ ABC एंड DEF आर both 3-digit numbers such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digit। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन जीरो डिजिट है और डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं। तो फिर ये कह रहा है कि A+ABC और DEF क्या है भाई, 1 1 और 1 1। क्लियर है? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A+B+C+D+E+F, है ना। तो अब देखो, सबसे पहले इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, तो C+F कितना होना चाहिए आपका, C+F, क्योंकि इनमें कोई भी डिजिट जीरो का नहीं है, नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए C+F की वैल्यू 11 होगी, तभी यहां पे 1 आएगा, है ना। और 11 अगर होगी तो एक कैरी जाएगा। जब एक कैरी है यहाँ पे फिर 1 है, जीरो डिजिट कोई नहीं है, तो B+E की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, 10 होगी, तभी एक कैरी होके 11 हो जाएगा, है ना। फिर एक कैरी जाएगा, तो A+D क्या होना चाहिए, 11, लेकिन एक कैरी है तो A+D का भी वैल्यू क्या होगा भाई, 10 होगा, है ना। वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखो A+B+C+D+E+F, ये सारा का सारा कितना आ जाएगा, 31। विद इन 4 सेकेंड आ जाएगा 31, ये आंसर आ गया। या फिर आप दूसरा तरीका क्या निकाल सकते हो कि C और F की कोई वैल्यू पुट कर लो जिसमें जिनका सम 11 आए, जैसे 9 और 2 पुट कर सकते हो C और F की वैल्यू, फिर 8 और 3 कर सकते हो, 7 और 4 कर सकते हो, 6 और 5 कर सकते हो। उसमें क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आप इस टेक्निक से करोगे, इस तरीके से करोगे, तो विद इन 5 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 31 इज योर राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो ये कह रहा है 7, ये कोई सिंबल है, फिर 9 है, फिर 10 है और ये 8 है ना। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इनका मल्टीप्लाई ये हो नहीं सकता, ठीक है, तो मैं इनको ऐड करके देखता हूं, हो सकता है कि उससे कुछ मुझे आइडिया मिल जाए। अगर ऐड करने से नहीं होगा तो फिर मैं कोई दूसरा लॉजिक ढूंढूंगा। तो मैंने सबसे पहले देखा 7 और 9 को ऐड करा, 16 और 10 26, यहाँ पे 26 इनका सम आया, लेकिन दिया कितना हुआ है, 8। तो 26 से मुझे 8 बनाना है। अगर 2 + 6 करूं मैं, डिजिटल सम बोलते हैं इसको, इसका डिजिटल सम लिया जाए तो वो कितना है, 8। बिल्कुल सही आ गया। क्या नेक्स्ट जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ उसमें भी सेम लॉजिक रहेगा, चेक करते हैं। तो ये होगा 9 और 11, 20 और 30, 50। 50 में मैंने क्या करा, 5 और 0 को जब मैंने ऐड करा, 5 + 0, तो वो क्या है भाई, 5। बिल्कुल सही आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 11 और 17, 28, 28 और 21, 49। 49 को मैंने डिजिटल सम किया तो 4 + 9 कितना हो जाएगा, 13। 13 इज योर राइट आंसर। आप मुझे देखो, जितने भी मैंने अब तक क्वेश्चन किए ना, किसी में कोई टाइम लगा क्या, एक आध क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगे, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन आसान है अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट आता है, ठीक है, और पैटर्न से अगर उसने पढ़ाई की हुई है। 2 चैप्टर ऐसे हैं, एक तो कंप्लीट नंबर सिस्टम के अगर आप CDS और CAPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और 2011 से 23 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसेट कर लो, तो बहुत सारा पेपर तो वही आसान हो जाता है। एक नंबर सिस्टम और एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 2 चैप्टर मस्ट हैं सीसेट के लिए। मैथ्स के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि 41 क्वेश्चन 23 में आए हुए हैं और 40 क्वेश्चन 22 में आए हुए हैं, ठीक है। 27 कॉम्प्रिहेंशन लास्ट 2 ईयर से सेम आ रहे हैं, और रीजनिंग के 22 में 12 क्वेश्चन थे,
13 क्वेश्चन थे और इस बार 12 क्वेश्चन थे। तो आप देखोगे रीजनिंग के आसान आसान क्वेश्चन है, मैथ के भी आसान है अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If P, Q, R, S are distinct single digit पॉजिटिव नंबर्स देन, अब देखो अगर ये पॉजिटिव नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे जीरो भी हो सकता है और माइनस की वैल्यू भी हो सकती है। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q और R प्लस S? ग्रेटेस्ट, चार मेरे को डिफरेंट डिफरेंट क्या दिए हुए हैं, डिजिट दिए हुए हैं, उनका वैल्यू रखना है मुझे और वैल्यू ग्रेटेस्ट लगाना है। तो ग्रेटेस्ट ये P, Q, R और S डिस्टिंक्ट डिजिट हैं, ये डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट है ना, सिंगल डिजिट है। मीन्स दैट मुझे जब ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो 6, 7, 8, 9 में पुट करके देख लेता हूं, सही है। तो P प्लस Q, अब मैं यहाँ पे खुद से इनके वैल्यू बना के देखता हूं। देखो एक पेयर हो सकता है 6 प्लस 7 और 8 प्लस 9। क्लियर है? तो 6 प्लस 7 कितना होगा? 13 इंटू 17 जो कि कितना होता है? 221। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ये जो टेक्निक होती है स्क्वायर, क्यूब, टेबल, मल्टीप्लाई की टेक्निक, स्क्वायर की टेबल, स्क्वायर की टेक्निक, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आपका टाइम बचता है। सही बात है। फिर आप देखिए नेक्स्ट में कैसे कर सकता हूं इसको। 6 प्लस 8 लिखा जाए और 7 प्लस 9 लिखा जाए। तो 6 प्लस 8 कितना होगा? 14 और 9 प्लस 7 कितना होगा? 16। तो मेरा जो टेक्निक है कैलकुलेशन का वो अलग है। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट पढ़ता हूं। 16 10 जा 160, 16 4 जा 64, 160 और 64 क्या होगा? 224। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हो सकता है? ये 6 प्लस 9 लिखो और 7 प्लस 8 लिखो, तो ये होगा 15 इंटू 15 225, है ना। इससे एक्स्ट्रा तो इसको लिख ही नहीं सकते, इतनी ही फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इनमें सब में कौन है? 225। दैट इज योर राइट आंसर। विद इन 4 सेकेंड 5 सेकेंड आपने आंसर निकाल दिया। कोई डाउट यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट देखिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ n इज ए नंबर formed by writing 9 499 time, what is the remainder if n is divided by 13? ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपका एक बार पहले भी आ चुका है, वहां पे डिवाइड बाय 11 था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है, ज्यादा नहीं होते। पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। क्लियर है? तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो देखो 9 9 9 9 9 9 और ये कितने टाइम 9 लिखना आपने? 99 टाइम्स, है ना। और किससे डिवाइड करना है? 13 से। अगर तो आपको 13 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप विद इन 3 सेकेंड इसका आंसर निकाल दोगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। तो जब मैं पढ़ाता हूं मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई हुई है 7 11 और 13 का टेक्निक डिवाइड करने का, है ना। तो वहां पे आप देखो हम 3 3 यूनिट 10 और 100 पे 100 डिजिट का या 3 3 के पेयर बनाते हैं और उन पेयर में ओड पेयर को अलग से ऐड करते हैं, इवन पेयर को अलग से ऐड करते हैं, फिर उनका डिफरेंस, अगर डिफरेंस 0 या 13 का टेबल आता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 13 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो एक दूसरा टेक्निक क्या है कि मैं यूनिट 10 और 100 प्लेस 3 डिजिट को सेम इक्वल रखूंगा, इकट्ठे रखूंगा और जो बड़ा नंबर है उसमें से माइनस करता जाऊंगा, ऐसे माइनस करता रहूंगा मैं, तो लास्ट में 3 डिजिट बच जाएगा 999। या फिर दूसरा तरीका क्या है? 99 टाइम है, 3 3 का पेयर बनाना है आपने। 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 33 पेयर होंगे, 33 पेयर होंगे 3 3 डिजिट के, उसमें 17 ओड पेयर होंगे और 16 क्या है? इवन पेयर होंगे, है ना। और जब डिफरेंस लोगे तो एक पेयर बचेगा, एक पेयर। और एक पेयर क्या है? वो 999। एक पेयर क्या बचेगा? 3 डिजिट का, एक पेयर बचेगा 3 डिजिट का। एक टेक्निक तो ये है। तो 99 इसको आप 13 से डिवाइड कर दो। तो 13 से डिवाइड करोगे 13 7 जा 91, 8 89, फिर 13 6 जा 78, तो रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे? 11। क्लियर है? ये रहा ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? अगर आपको टेक्निक पता है तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि यूनिट डिजिट, 10th प्लेस और 100 प्लेस, 3 डिजिट का एक पेयर इकट्ठा लो। बाकी देखो पूरा बड़ा नंबर है, उसमें से माइनस करोगे, आगे 3 जीरो आ जाएंगे, फिर वो इकट्ठा 3 का फिर पेयर बनेगा, फिर वो लास्ट में 999 ही बचना है। क्लियर है? फिर उसको 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 11। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1, यानी कि 1 को 9 टाइम लिखा, ये लिख दिया। इट इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ। मल्टीप्लाइड इटसेल्फ का मतलब इसका स्क्वायर है ना, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो इसका स्क्वायर। ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। अब सबसे पहले तो आपका इसका स्क्वायर का टेक्निक पता होना चाहिए। तो इसके स्क्वायर का टेक्निक क्या होता है कि 1 जितने टाइम भी लिखा हुआ है ना वहां तक आप टेबल इंक्रीज करो, फिर वापस 1 तक डिक्रीज कर दो। 9 टाइम लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। मुझे ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मुझे 2 सेकंड में पता है कि 1 जो है 9 टाइम है, उसका स्क्वायर है, डिजिटल सम बताना है, 81 आ जाएगा। मैं 1 सेकंड में इसका आंसर लगाऊंगा और आगे चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं इसका स्क्वायर बता रहा हूं। अब देखो, अगर किसी बच्चे को इसका ये टेक्निक नहीं पता है तो उसको स्क्वायर यानी कि इससे मल्टीप्लाई करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फिर इन सब डिजिट को जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। इनको जोड़ने का टेक्निक क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर लिख दो, तो डिजिटल सम कितना होगा? 81। क्लियर है? या फिर इसका दूसरा तरीका ये है, जब इसका स्क्वायर करने के बाद डिजिटल सम पूछा जाता है तो ये 1 जितने टाइम भी होगा उसी का स्क्वायर कर दो। कितने टाइम है? 9 टाइम है, 9 टाइम है ये, 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। तो 81 इज डिजिटल सम आफ्टर स्क्वेयरिंग 1 1 1 1 1। क्लियर? तो विद इन 3 सेकेंड आपका आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि सी सेट मुश्किल है, मुश्किल है। अब देखो आपके सामने है, कितने टाइम में मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए। क्लियर? सी सेट मुश्किल नहीं है, बस आपको उसको टाइम देना है, प्लानिंग करनी है, टेक्निक सीखनी है कि किस टेक्निक से पेपर हो सकता है। अगर आप पेपर की टेक्निक जान गए तो सी सेट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, what is the sum of all digit which appear in all the integer from 10 to 100। अब देखो, जल्दी जल्दी में एग्जाम के प्रेशर में आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप तरीका लगाओगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाला, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, उससे ये गलत हो जाएगा। इसने क्या बोला है? ऑल द इंटीजर्स, सारे के सारे डिजिट ऐड करने हैं 10 से लेकर, जैसे ये है 10 है, 11 है, 12 है, 13 अप टू 100। अब जैसे 10 है, 10 में 1 प्लस 0, फिर प्लस 1 प्लस 1, फिर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, इस टाइप से, लास्ट में प्लस 1 0 0 प्लस 0 प्लस 0, है ना? इस टाइप से अगर करोगे तो ये तो बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा। लेकिन इसकी भी एक टेक्निक होती है, एक टॉपिक है जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ डिजिट। वहां पे आपको बताया जाता है कि 1 से 100 की काउंटिंग में, 1 से 100 की काउंटिंग में 1 जो है 21 टाइम आता है, और 2 से लेकर 9 तक का कोई भी डिजिट जो है 20 टाइम आता है। सही है? मेरे को इसका टेक्निक पता है। तो दूसरा तरीका क्या है? एक तो ऐसे ही कर सकता हूं मैं, ठीक है, क्या 1 से निकाल लूं, है ना, और फिर उसमें से 1 से 9 घटा दूं। दूसरा तरीका है, मुझे पता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, 1 प्लस 2, क्योंकि सारे के सारे डिजिट ऐड करने हैं, प्लस 5 6 7 8 और 9, है ना, सारे डिजिट ऐड कर दो। अब देखो, इसमें 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग नहीं है। इसका मतलब अगर आप देखोगे 10 से लेकर 100 तक, तो ये डिजिट कितनी बार आएगा? 20 टाइम। और ये कितने बार आएगा भाई? 19 टाइम, है ना, ये आएगा 19 टाइम 10 से लेकर, है ना। तो इंटू 19 और प्लस 1, क्योंकि 1 कितने टाइम है? 20 टाइम। तो इनका जो सम है वो कर दो। तो देखो, दो तरीके से कर सकते हो आप, ये 10 20 30 40 45, या फिर n इंटू एन प्लस 1/2, 9 इंटू 10/2, तो 2 से कटेगा 10, 5 पे 5 निम 45, 45 आ गया। इनका सम कैसे भी कर लो। इंटू क्या है? 19,
फिर क्या है +1। तो बोर्ड मास का यूज करना है, बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे 19 का 45 से तो ये आएगा 855 +1, तो 856 इज योर राइट आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, एक जो है 19 टाइम आएगा, 8 जो है, एक जो है 20 टाइम आएगा, एक 20 टाइम आया, तो 1 इंटू 20 तो 20, फिर जो 2 है 19 टाइम आएगा तो 38, फिर 3 जो है 19 टाइम आएगा तो 57, 4 जो है 19 टाइम आएगा तो 76, एंड सो ऑन। इस टाइप से आप देखोगे 9 इंटू 19, ठीक है, तो आप ये 19 का टेबल ऐड कर दोगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। इसमें क्या है, टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है, ये भी आपके सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और अगर आपको टेक्निक आती है तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। क्लियर, ये दूसरा तरीका हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहां तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये कह रहा है ए बी सी डी इज ए स्केयर, ए बी सी डी ये एक स्केयर है, 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ ए बी एंड सी डी 1 पॉइंट, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच बी सी एंड डी ए, ये बी सी 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ठीक है। जैसा इसमें गिवन इंफॉर्मेशन होती है उस हिसाब से आप फिगर ड्रा कर लो। फिर आगे क्या पूछा, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल कैन बी ड्रन बाय यूजिंग 3 पॉइंट एज वर्टेक्स आउट ऑफ दीज 6 पॉइंट। तो आपने जब कॉम्बिनेशन क्रमचे संचय जब पढ़ा होगा तो वहां पे ट्रायंगल कितने पॉइंटों से बनता, 3 पॉइंटों से, तो 6 टोटल पॉइंट्स हैं, उनमें से सिलेक्ट करने हैं। जब सिलेक्ट करना होता है तो आपको कॉम्बिनेशन लेना होता है 3 पॉइंट, आंसर आ गया। इसको सॉल्व करना होता है तो ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, मेरे पास सॉल्व करने का आसान तरीका है, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर, मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं, मेरा दूसरा तरीका है, मैं देख तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 6 का जो काउंटिंग है नीचे तक 3 तक ले आता हूं 3 टाइम, तो 6 5 4 अपॉन में 3 को 1 तक ले जाता हूं, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6 कट गया, तो 5 इंटू 4 20, इससे भी यही आएगा। तो देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो कैंसिल हो गया, और 3 इंटू 2 से 6, यहां से भी कितना आया 20 इज राइट आंसर। क्लियर है, अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आपका पेपर बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, ये अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम के ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, 2023 में 24 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से हैं, 9 क्वेश्चन आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हैं, तो 33 क्वेश्चन तो यही हो गए, टोटल 41 क्वेश्चन है, तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। अगर आप 2 चैप्टर ढंग से पढ़ते हो तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखो ये कह रहा है क्या P क्यू से बड़ा है, P बड़ा है क्यू से, ऐसा इसने पूछा है। पहला कह रहा है P इंटू क्यू, P और Q का जो मल्टीप्लाई है वो बड़ा है 0 से, है ना, और फिर कह रहा है P स्केयर बड़ा है Q से, Q स्केयर से। ये 2 स्टेटमेंट है, ये 1 और ये 2, ठीक है, ऐसा इसने बोला, ठीक है। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट द अबव क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है। इसने P और Q के बारे में कुछ नहीं दे रखा, P क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, क्या है। तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आपको जितने भी पॉसिबल वे हो सकते हैं उससे आप करके देखो, ठीक है। मैंने एक नंबर माना 2 और एक माना 3, ठीक है, और एक मैंने लिया -2 और एक लिया -3, क्लियर है। दोनों करके देखने हैं। तो देखो
2 × 3 कितना हो जाएगा 6, तो वो क्या है 0 से बड़ा है। फिर मैंने लिया -2 -3 मल्टीप्लाई करा तो वो क्या हो जाएगा -6, क्या वो 0 से बड़ा है? नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो यही गड़बड़ होगी। दूसरी में कह रहा है पी स्केयर क्या है 4, क्यू स्केयर क्या है 9, क्या पी स्केयर बड़ा है? नहीं। दूसरे में देखो ये 4 और ये 9, तो ये क्या है? ये वाला बड़ा है। यहां देखोगे 3 बड़ा है, ये इधर, और यहां इसका स्केयर देखोगे तो ये बड़ा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी? गड़बड़ हो गई। तो ये क्या कह रहा है कि इनमें से द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द स्टेटमेंट एलोन बट कैन नॉट आंसर बाय। तो इसका जो आंसर है देखो, ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट अकेली से हुआ, ना सेकंड अकेली से हुआ, ना दोनों को मिलाने से भी नहीं हुआ, तो इसका आंसर डी ही होगा। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। दोनों इक्वेशन को मिलाने से भी आंसर नहीं आ पाया है। क्लियर है? अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे जब आप एग्जाम प्रेशर के साथ एग्जाम में बैठे हुए हो, आपके पास टाइम भी कम है, कॉन्फिडेंस भी आपका लूज हो रहा है, और आपने देखा है इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, आप इसको देख के डर जाओगे। तो आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अब आप देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा था, लेकिन हमने 5 से 10 सेकंड में इसको निपटा दिया। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए। अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन आप इसको पढ़ोगे तो आपको छोटा सा क्वेश्चन मालूम होगा। ये कह रहा है कंसिडर ए 3 डिजिट नंबर, कोई भी 3 डिजिट नंबर ले लो आप। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर, कि नंबर क्या है, 3 डिजिट नंबर क्या है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि मैंने लिया एक नंबर ले लिया 1 2 3, और एक और कोई नंबर ले लो 3 2 1, इस टाइप से। 3 2 1 की बजाय हम लेते हैं 2 3 4, 2 3 4, दो नंबर ले लेंगे 2 3 4। इनसे क्या है, चीजें आसान हो जाएंगी। मैंने दो नंबर है, तो पहले में कह रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो डिजिट का जो सम है वो प्रोडक्ट के इक्वल है। तो डिजिट का सम देखो 3 और 2 5 और 1 6 बराबर है 6। इस 123 में तो फिट बैठ गया। फिर यहां देखो 4 और 3 7 और 2 4 और 3 7 और 2 9, मल्टीप्लाई करा मैंने 3 इंटू 2 6 इंटू 2 6 इंटू 4 24। ये तो पहला ही तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत कह रहा है, ये इससे तो कुछ हो ही नहीं पाया। सेकंड कह रहा है द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर। 123 को 6 से डिवाइड करा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। और 2 3 4 को अगर 9 से डिवाइड करो तो 7 और 2 9, इससे कंप्लीट डिवाइड होता है? ये नहीं होता। इसमें भी क्या है, गलत हो गया, है ना। तो ये पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है देखो, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन। पहली से नहीं पता लगा, दूसरी से नहीं पता लगा, दोनों को मिलाने से नहीं पता लगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग द बोथ ऑफ द स्टेटमेंट। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपने विद इन 5 और 10 सेकेंड इसको निपटा दिया है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 रेज टू पावर 192 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो इसको कई सारे मेथड से किया जा सकता है ना। इसका सबसे जो अच्छा है वो क्या है कि आप क्या करो, यहाँ पे साइक्लिसिटी बना लो। साइक्लिसिटी मींस 2 रेज टू पावर, यहां बनाते हैं, दो तरीके हैं। 2 रेज टू पावर 1, 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आया रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? 2। रिमाइंडर इज 2। 2 रेज टू पावर 2 4, 4 को 6 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आ गया? 4। क्योंकि ये छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे आ गया। 6 अगर आएगा तब वो डिवाइड होना शुरू होगा। 6 से अगर छोटा कोई भी नंबर है तो वो डिवाइड ही नहीं होगा, एज इट इज रिमाइंडर रहेगा। क्लियर है? फिर 2 रेज टू पावर 3 आपने लिया तो 8 डिवाइड बाय 6, तो रिमाइंडर कितना आया? 2। फिर 2 रेज टू पावर 4 16 डिवाइड बाय 6, यहां से रिमाइंडर कितना आया? 4। अब देखो 2 4 2 4 2 4, यानी कि 2 का साइकिल बना, हर 2 पावर के बाद सेम रिमाइंडर आता है। अब देखो 1 क्या है? ओड है। ओड अगर पावर है तो रिमाइंडर 2, और अगर इवन पावर है तो रिमाइंडर 4। तो देखो पावर क्या है, ये इवन, तो रिमाइंडर कितना होगा? 4।
4। क्लियर, तुरंत आ गया। एनी डाउट? नेक्स्ट देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का, अल्फाबेट सीरीज। तो देखो, ए बी सी डैश डैश ए बी सी डैश डी ए बी बी सी डी डैश ए बी सी डी, है ना। पहला काम हम क्या करते हैं, 4-4 का पैटर्न बनाते हैं ना। पहले मैंने इसका 4-4 का पैटर्न बना लिया, 4-4 का पैटर्न बना लिया। तो देखो, ए बी सी डी, बी सी डी ए आ सकता है, मैं ऐसा करके देखता हूं। फिर डी ए बी, तो सी डी ए बी आ सकता है। ए बी सी, तो यहाँ डी आ सकता है। ए बी सी डी आ सकता है। तो सही आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या आंसर हो गया? डी डी सी ए, डी डी सी ए, ये रहा, बिल्कुल फिट बैठ गया। या फिर देखो, ये ऐसे भी हो सकता था, ए बी सी डबल डी, ए बी डबल सी डी, ए डबल बी सी डी, डबल ए बी सी डी, कैसे भी बना लो। ठीक है, ये जो स्लैश लगाने वाला तरीका है, ये बिल्कुल सही तरीका है, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से हो जाता है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाइंग ए बी एंड सी डी रिजल्टिंग इन ए 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। ठीक है, एडिंग डी ई एफ टू ए 3 डिजिट नंबर जी एच आई रिजल्टिंग 975। ठीक है, ई एंड एफ, ई इज 0, एफ इज 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी। तो देखो, ये कह रहा है ए बी और सी डी का मल्टीप्लाई करा, जो कि आया आपका डी ई एफ। ठीक है, और इस डी ई एफ को जी एच आई में ऐड करा, तो वो आया, ये ऐड करा और ये मल्टीप्लाई 975, है ना। और यहाँ पे आपको ई और एफ का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो, डी ई का वैल्यू दिया हुआ है 0 और एफ का वैल्यू दिया हुआ है 8। सही बात है। और यहाँ पे आपका है 5 7 9, है ना। 8 में ये प्लस करना है, 8 में क्या प्लस कर सकते हैं हम, 7 प्लस करेंगे तभी 5 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू होगी आपकी 7, ई की वैल्यू आपकी 0, एफ की वैल्यू आपकी 8, इतनी वैल्यू आ चुकी है। तो एक कैरी हो गया, और जब एक कैरी हो गया तो देखो, ये 0 0 प्लस 1 1, यहाँ 7 आना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा, पक्की बात है 6 आएगा, है ना। तो यहाँ कौन था, एच, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, है ना। यहाँ 9 होना चाहिए, अगर 9 होगा तो डी और जी का वैल्यू, डी और जी का वैल्यू 4 और 5 होना चाहिए। तो डी प्लस जी कितना है, 9, है ना। या तो ये 4 है या तो ये 4 है। क्लियर है? तो यहां पे अब देखो, नीचे आते हैं हम, ए बी और सी डी, ये आपके कितने आ गए भाई, 8 0, या तो ये 4 होगा या तो 5 होगा। अब देखो 5 तो एक सेकेंड, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 5 रख लेता हूं और डी की जगह 4, 4 प्लस 5 बराबर है 9, है ना। तो अगर कुछ चेंज होगा तो हमें बाद में पता चल जाएगा, ये आ गया 4, है ना। अब देखो, मुझे मल्टीप्लाई करना है ए बी, ये 8 आना चाहिए। 8 दो ही केस में आ सकता है, या तो 1 इंटू 8 आ सकता है 8 हो, या फिर 2 इंटू 4 हो, है ना, तब 8 आ सकता है। अब आप एक चीज देखो, ये डी है, ये डी है, यहाँ पे 8 तो पहले आ चुका है, तो ये वाला तो कंसेप्ट गलत हो गया। 2 इंटू 4 वाला आएगा, तो यहाँ डी और यहाँ डी ये सेम है, तो ये डी की जगह आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे 4 लिख दोगे। डी की जगह आपने ये डी ही रहने दो। तो यहाँ पे भी डी था, तो वो क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये आ गया भाई ये 4 और ये 2।
क्लियर है, 4 और 2। अब देखो यहाँ पे या तो 1 यहाँ पे आएगा या तो 3 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर करोगे 12 चौक 48, 4 12 या 36 और 4 40, बिल्कुल फिट बैठ गया। ए का वैल्यू आ गया आपका यहाँ पे 1 और सी का वैल्यू आ गया आपका 3, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी निकालना था। ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू आपका 2 है। 3 और 2 5 और 1 6, 6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप सोचते हुए चलोगे तो आपका क्या है, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, सब में देखो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव ए रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन डिवाइडेड बाय 1186 इज व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय ए दीज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप देखो क्या करो कि 1186 में से 31 माइनस कर दो तो ये आ गया 1155, है ना। इसके आप फैक्टर बना लो। रिमाइंडर हमने माइनस कर दिया, है ना, रिमाइंडर माइनस कर दिया तो हमारे पास डिविडेंड आ गया। इसके फैक्टर बना दो। इसके फैक्टर देखो क्या क्या होंगे। 5 और 1 6, 5 और 1 6 3 से डिवाइड होता है, 5 से होता है, ठीक है। फिर 7 दूने 14 7 से भी होता है, फिर ये 11 से भी होता है, फिर 1155, 11 से भाग दिया 105 इंटू 11 हो गया। फिर ये कितना है, 5 से भाग दिया, 5 दूने 10, 5 एकम 5, 3 7 5 और 11, ये इसके फैक्टर आ गए भाई। ठीक है, ये कह रहा है कि कितने नेचुरल नंबर हो सकते हैं, देखो। और वो क्या कह रहा है, 31 शेषफल आता है तो उससे बड़ा नंबर होगा। तो 3 पंजे 15 तो नहीं होगा, 3 सते 21 भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 5 सते हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर, तो 3 इंटू 11, फिर 5 इंटू 7, फिर आएगा भाई 7 इंटू 11, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर 3 इंटू 7 इंटू 11, 3, फिर है भाई 3 इंटू 5 इंटू 11, 3 इंटू 5 इंटू 11, फिर है भाई 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, और एक पूरा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बच गया, कौन सा बचा, 3 5 7 का पेयर है, फिर 5 7 11 का भी पेयर है, फिर 3 5 और 11 का भी पेयर है, 3 7 और 11 का भी पेयर है, फिर 11 और 7 का भी है, 7 पंजे 35 का भी है, 11 तिया 33 का भी है, 11 सते 77 का भी है, 1 फिर 2 फिर 3, फिर 5 और 7 का, 5 और 11 का, तो एक यहाँ पे 5 और 11। तो देखो कितने पेयर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। 9 ऐसे धन पूर्णांक हैं जिनसे 1186 को विभाजित करोगे तो हमेशा शेषफल कितना आएगा, 31 ही आएगा। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, फिर ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000 फोन्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 वेयर नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। देखो ये तो बिल्कुल आसान, हम बना के भी देख सकते हैं। देखो 2000 से ज्यादा आना चाहिए तो 2 1 3 4, फिर 2 1 4 3, फिर 3 से ले लो, 3 1 2 4, फिर 3 1 4 2, फिर 3 2 1 4, फिर 3 2 4 1, है ना। व्हाट इज द 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000? लेस देन बोला भाई, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। लेस देन में तो देखो क्या आएगा,
1 से स्टार्ट होना चाहिए, तभी तो वो 2000 से लेस आएगा। तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 4 3, फिर 1 3 2 4, 1 3 4 2, 1 4 2 3, 1 4 3 2। क्या इसके अलावा कोई नंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो देखो ऐड करो, 4 और 3 7 और 4 11 और 2 13 और 3 16 और 2 18, फिर ये भी 18 बनेगा, ये भी 18 बनेगा, एक कैरी आ जाएगा, फिर 2 4 6 और एक 7, तो 7998, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कई बार हम क्वेश्चन जल्दीबाजी के चक्कर में गलत कर जाते हैं। क्लियर है? इसने क्या कहा था, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन बोला है 2000। लेस देन अगर 2000 होगा तो आप कर पाएंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो 2023 के पेपर में आए और जिनमें आपने देखा ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए अपनी प्लानिंग को, अपनी दिशा को सही करिए और टेक्निक सीखिए, बेसिक कंसेप्ट सीखिए। जहां अगर आप टेक्निक ढंग से सीखते हैं, बेसिक सीखते हैं, तो आप पेपर को बड़े आराम से, बिल्कुल इजी वे में थोड़ा सा पढ़ के आप सी सेट क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। आज के लिए काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। कोई डाउट है तो कमेंट में डाल दें। धन्यवाद।